वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क। स्टूडेंट्स, 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे हम, जिसमें हमने सीखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, दो बिंदु से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम सीख चुके हैं। उसके बाद ही अगर मैं कड़ी की बात करूं तो आज की जो अपना टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर और कोफैक्टर के बारे में। हिंदी में बोले तो अपन डिस्कस करने वाले हैं उपसारणिक और सेखंड के बारे में। उपसारणिक और सेखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। उपसारणिक की मैं बात करूं तो एक सारणिक का ही उप, देखो शब्द पर गौर करना, सारणिक उपसारणिक मतलब सारणिक का जो छोटा रूप होगा वो उपसारणिक होगा। हर अवयव की उपसारणिक मौजूद होती है, हर अवयव का सेखंड मौजूद होता है। किस प्रकार से फाइंड आउट करने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। जिस तरह एक सारणी की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, सारणी होती क्या है, शॉर्टकट में बोले तो एक वर्ग आयु होती है, वर्ग आयु से रिलेटेड कोई नंबर, वर्ग आयु से एसोसिएट किए कोई नंबर, वो अपने पास में क्या कहलाते हैं, डिटरमिनेंट कहलाते हैं या सारणी कहलाती है। वर्ग आयु से संबंधित कोई संख्या होगी वो सारणी कहलाएगी। तो आज के टॉपिक की अगर हम शुरुआत करें, जो अपना टॉपिक है उपसारणिक, पहले तो एग्जांपल से समझना उपसारणिक होती क्या है। क्या क्या पढ़ने वाले अपन भाई, अपन पढ़ने वाले हैं दो चीजें आज है। एक तो पढ़ने वाले हैं उपसारणिक माइनर जिसको बोला जाता है, एक हम पढ़ने वाले हैं सेखंड। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, माइनर और सेखंड। कोफैक्टर और माइनर पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें ये जो माइनर होता है सेकंड होता है क्या अपने पास में, इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी, उपसारणिक की। क्या होता है उपसारणिक, अगर उपसारणिक समझ लिया तो सेकंड निकालने में कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि उपसारणिक निकालने के बाद में जैसे ही आप सेकंड में जाओगे तो आपको केवल और केवल चिन्ह चेंज करने रहेंगे। चिन्ह किस प्रकार से चेंज करने रहेंगे ये अपन समझ चुके हैं। देखो देखे कैसा चिन्ह, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार से चिन्ह लगने वाले हैं। बाकी उपसारणिक और सेकंड में कोई खास फर्क नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं उपसारणी की बात कर लूं कि उपसारणी किस प्रकार से निकालेंगे, उसकी डिटेल देखना तो भाई ना। देखो उपसारणी किस प्रकार से निकाला जाएगा उसके लिए समझना। उपसारणी की मैं अगर बात करूं तो हर अवयव का उपसारणिक होता है अपने पास में। जैसे एक मैं सारणिक बना देता हूं, पहले सुनना, एक सारणिक बना देता हूं। इस प्रकार एक सारणी बना दी मैंने, 2 3 0 -5 6 7 -5 6 -6 7 0 2 3 लिख दिया। ठीक है भाई, एक मैंने सारणी बना दी। अब अगर आपने को पूछा जा रहा है प्रत्येक अवयव की उपसारणी को, पहले बोल रहा हूं सारणी का छोटा रूप क्या होने वाला, उपसारणी। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो अवयव सात है ना, ये अवयव सात, इसकी उपसारणी ज्ञात करो, इसकी माइनर ज्ञात करो, तो इसके अगर उपसारणी ज्ञात करनी तो कुछ नहीं करना, इस सात से रिलेटेड जो स्तंभ है उसको खा जाओ और सात से रिलेटेड जो पंक्ति है उसको खा जाओ, बाकी जो बच गया उनको लिख दो। क्या क्या बच गया, 2 3 0 2। देखो देखें, 2 3 0 2, 2 3 0 2। तो सारणिक का छोटा रूप पड़ चुका है अपने पास में, वो क्या होता है, उपसारणिक। और ये किसकी उपसारणिक है, सात की। किस प्रकार फाइंड आउट हुई सात की उपसारणिक है, सात की स्तंभ और सात की पंक्ति को दबाने के बाद में जो एलिमेंट्स बचे उनसे मेरे को एक सारणिक बनी थी, और वो सारणिक है अब ये उस हद की क्या कहलाने वाली है, उपसारणी कहलाने वाली है। अब इसका मान ज्ञात करना तो आसान है, इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा करते हैं तो दो दूनी 4 हो गया, माइनस का 0 गुणा 3 हो गया, मेरे पास में क्या प्राप्त हो गया भाई, 4 प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह हुआ है किसी भी एलिमेंट की अगर अपने को सारणी निकालनी है तो उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़कर जो सारणी बचेगी वही मेरे पास में क्या होने वाली है, उप सारणी उस एलिमेंट। जैसे अगर मैं किसी दिन बात कर लेता, जैसे ये लिखा गया 1 2 3 और 4, और आपसे पूछ ले इस दो की उपसारणिक बताओ, इस दो की उपसारणिक, तो क्या करने वाले हैं भाई, इस दो से रिलेटेड पंक्ति गई, इस दो से रिलेटेड स्तंभ गया, जिसमें दो शामिल था, बच गया कौन, 3। तो इस दो की उपसारणिक क्या आ चुकी है भाई, 3 आ चुकी है। किसी दिन आपसे पूछ ले इस 3 की उपसारणिक बताओ, तो देखो 3 से रिलेटेड ये गया, ये गया, क्या बच गया है मेरे पास में, 2 बच गया है। तो ये हो गई मेरे पास 3 की उपसारणिक। अब अगर किसी दिन मेरे को निकालना होता, अगर मैं बना लूं 2 3 7 5 -1 2 0 1 2, ठीक है भाई। अब इसमें प्रत्येक एलिमेंट की हम उपसारणी निकालना सीख रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2 की उपसारणी,
दो की उपसारणी। क्या करना है उपसारणी के लिए? दो की उपसारणी है तो दो से रिलेटेड पंक्ति, दो से रिलेटेड स्तंभ को छोड़ना अपने को। तो क्या क्या बचेगा दो की उपसारणी के लिए? माइनस का एक, दो और एक और दो। सोल्व करो, देखिए इसको। ये हो गया माइनस का दो और ये हो गया माइनस का दो, बोले तो माइनस का चार आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं तीन की उपसारणी की, तो तीन की उपसारणी बोल दो, देखें तीन से रिलेटेड पंक्ति स्तंभ बोलो। तीन से रिलेटेड ये हो गई मेरे पास पंक्ति, तीन से रिलेटेड ये मेरे पास में क्या हो गया था? स्तंभ। अब देखो, देखिए बच गया क्या? 5 0 2 2, 5 0 2 2। इसको सोल्व करो, देखें इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा, तो 5 दूनी 10 माइनस 0 गुणा 2, बोले तो कितना आ रहा है मेरे पास में? 10 आ रहा है। तो इसी प्रकार आप प्रत्येक एलिमेंट की उपसारणी निकाल सकते हो। किसी दिन बोला जाता है जीरो की निकालो, तो जीरो से रिलेटेड स्तंभ, सॉरी पंक्ति, और जीरो से रिलेटेड स्तंभ बचेगा क्या? 3 माइनस 1 और 7 और 2 बचेगा। इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 3 ये 6 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, 7 6 कितना चुका है? 13। किसकी उपसारणी का ये? जीरो की उपसारणी का ये। तो कहने का तात्पर्य, जब भी मेरे को सारणी के कोई अवयव की उपसारणी निकालनी होगी तो मैं क्या करने वाला हूं? उससे रिलेटेड पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर जो उपसारणी बचेगी वही मेरे पास में क्या होगी? उस एलिमेंट की उपसारणी। तो सबसे पहले अपन परिभाषा पढ़ा जाते हैं भाई, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन उपसारणी की। या कह दे तो माइनर की। क्या डेफिनेशन होती है? सारणी के अवयव ए आई जे, सारणी के अवयव कौन सा ले रहा हूं मैं? ए आई जे की उपसारणी का। सारणी के अवयव ए आई जे की उपसारणी का। सारणी के अवयव ए आई जे की उपसारणी का एक सारणी है, एक सारणी है जो आईवी पंक्ति, आईवी पंक्ति, कौन सी पंक्ति को छोड़ रहे हैं? आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने पर जिसमें कौन शामिल है? जिसमें ए आई जे शामिल है। वापिस परिभाषा देखना, सारणी के अवयव ए आई जे, जैसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारणी के अवयव ए आई जे। जैसे इस अवयव की बात कर लेता हूं, ये अवयव कौन सा? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ए आई जे की जगह 1 2 की उपसारणी, एक सारणी है। सारणी पड़ेगी, सारणी उपसारणी का, सॉरी सारणी का छोटा रूप उपसारणी। हकीकत में वो है तो सारणी की कि सारणी एक सारणी के जो आई की पंक्ति, तो आई की जगह कौन है? एक है, तो आई की पंक्ति को छोड़ दो। और तथा जेवा स्तंभ, जेवा स्तंभ मतलब दूसरा स्तंभ है, दूसरे स्तंभ को छोड़ दो। को छोड़ने पर जिसमें ए आई जे शामिल है, जिसमें ए आई जे मतलब A12 शामिल है, छोड़ने ए आई जे शामिल हो, सॉरी आई की पंक्ति और जेवा स्तंभ को छोड़ने पर जिसमें ए आई जे शामिल हो से प्राप्त हो, छोड़ने पर प्राप्त हो, एक मिनट, छोड़ने पर, एक मिनट, छोड़ने पर प्राप्त, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप चाहो तो। सारणी के अवयव ए आई जे की उपसारणी एक सारणी के जो आईवी पंक्ति तथा जेव स्तंभ को छोड़ने पर जिसमें ए आई जे शामिल है प्राप्त हो, छोड़ने पर प्राप्त हो। तो कैसी हो? एक सारणी के जो इनको छोड़ने पर प्राप्त हो उसे हम उस अवयव की क्या कहते हैं? उपसारणी कहते हैं। इसे एम आई जे, पूरी कैपिटल में लिख लेना इसको, इसे एम आई जे से व्यक्त करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं, इसे एम आई जे से व्यक्त करते हैं। ये ध्यान रखना, किससे व्यक्त करेंगे हम? एम आई जे से व्यक्त करने वाले हैं। अब एक चीज बताओ मेरे को, यदि किसी सारणी की कोटि मेरे पास में 3 की है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 बाई 3 की है। अब अगर 5 की उपसारणी पूछूंगा तो ये जाएगा, ये जाएगा, बचेगा क्या? 1 7 3 9। अब कितने की आ रही उपसारणी? 5। अगर 3 कोटि का था अपने पास में तो उपसारणी कितने कोटि की आई है? 2 कोटि की। तो अगर बाय चांस किसी दिन n कोटि की हुई तो उपसारणी कितने कोटि की आने वाली है? n-1 कोटि की आने वाली है। अगर n कोटि की उपसारणी है, सॉरी सारणी है, तो उपसारणी कितने की कोटि की आएगी? n-1
वन कोटि की। तो मैं क्या लिख रहा हूं, नोट लगा के, यदि n कोटि या n की जगह लिख देना n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दो या दो से अधिक है। अगर मान लो एक ही हुई, एक बाई एक ही हुई, तो फिर उपसारणी कैसे निकालोगे आप? यदि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कोटि की उपसारणिक है, सॉरी सारणिक है, कोटि की सारणिक है, तो ये तो उपसारणिक की कोटि, उपसारणिक की कोटि n-1 की होती है, n-1 होती है, n-1 होती है। अगर भाई n कोटि की है तो कितने बाई कितने की होने वाली है, n-1 कोटि की होने वाली है। कौन होने वाली है, उपसारणिक। ये हो गया था अपने उपसारणिक की डेफिनेशन। इसको कॉपी करो, देखिए पहले आप। अब इसमें एक एग्जाम्पल ऐड कर लेना, एग्जाम्पल इसी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल एक कोई सारणी लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 5 में अवयव दो की उपसारणी बराबर, सोचो उपसारणी किसकी निकाल रहे हैं अपन, दो की उपसारणी। तो सोचो परिभाषा क्या है, ए आई की उपसारणी एक सारणी की ऐसी सी बात है जो आई पंक्ति और जैव स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त हो। ये देखो अपने पास में दो की उपसारणी निकालो, ये रहा दो। अब दो से रिलेटेड देखना, देखिए ये तो होगी अपने पास में दो से रिलेटेड पंक्ति, ये दो से रिलेटेड क्या हो गया अपने पास में स्तंभ हो गया। इनको छोड़ने पर क्या मिल रहा है मेरे को, तीन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, तीन। तो इसमें सारणी में अवयव दो की उपसारणी कितनी है मेरे पास में, तीन है। अब अगर मैं बात करूं इसमें सारणिक में, ये सारणिक होगी, मैं दो की उपसारणी, अवयव और किसी के दो बाय दो में खेल लेते हैं पहले। अवयव एक की उपसारणी बताओ, देखिए एक की उपसारणी क्या होगी, एक की उपसारणी। एक की उपसारणी निकालने के लिए ये गया, ये गया, कितना बचने वाला है मेरे पास में, पांच बचने वाला है भाई। ये गया स्तंभ और ये गई पंक्ति, कौन बचेगा, पांच। अवयव आगे और ले लेते हैं, तीन की उपसारणी को, अवयव तीन की उपसारणी, माइनर क्या होगा तीन का, सारणी, एक मिनट, सारणिक अवयव किसकी निकाल रहे हैं, तीन की उपसारणी निकाल रहे, ये गया, ये गया, क्या बचेगा मेरे पास में, दो बच गया। और लास्ट में आ गया अवयव पांच की उपसारणी, अवयव पांच की उपसारणी। ये बिल्कुल आसान सवाल है भाई, घबराने वाले है नहीं, इसमें ना कोई हेडेक लेने वाली है ज्यादा। क्या बचेगा मेरे पास में, एक बचेगा। ये आ चुका है दो बाई दो के लिए अलग अलग उपसारणी। कॉपी करो, देखिए इनको। यह एक चीज सुनना, ये अवयव दो है मेरे पास में, कौन सा सोचो, ये A11 है, ये कौन सा है मेरे पास में, A12 है, ये 21 है, ये कौन है मेरे पास में, 22 है। अब जो ये ए आई जे का इसे एम आई जे से व्यक्त करते हैं, तो 1 2 को क्या लिखने वाला हूं मैं, 1 2 को क्या लिखने वाला हूं, M12 से, इसको M11 से। और अपने पास में तीन कौन सा है, 21, इसको लिखेंगे M21 से। और ये हो जाएगा M22 से। ठीक है भाई, कॉपी करो, देखिए इसको। 3 बाई 3 का भी उदाहरण लेते हैं फिर अपन। ठीक है भाई, अब चले अपन 3 बाई 3 के एक उदाहरण पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक 3 बाई 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 3 5 0 -1 6 5 2 1। ठीक है भाई, एक सारणी ले ली, इसमें अलग अलग का उपसारणी पूछ लिया। जैसे आपसे पूछ लिया अवयव 6 की उपसारणी, अवयव 6 की उपसारणी अगर आपसे पूछ ली, अवयव 6 की अगर आपसे उपसारणी पूछ ली, तो बताओ पहले अवयव 6 है कौन सा। ये हो गया 1 1 से, ये हो गया 1 2 से, ये 1 3 हो गया, ये 2 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 2 3 हो गया, ये 3 1 हो गया, ये 3 2 हो गया, और ये मेरे पास में 3 3 हो गया। कौन है बताओ, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो क्या लिखूंगा, एम दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो चुका है। ठीक है भाई, हाल फिलहाल यहां तक। अब अपने को क्या करना है, सोचो देखो।
दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लिख चुके हैं। अब आठवीं पंक्ति जेवा स्तंभ, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ना है। ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा तीसरा स्तंभ, इन सबको छोड़ो, बचेगा क्या? मतलब आप तो मेरे को क्या बच रहा है? देखिए 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, 3 बच रहा है और मेरे पास में 2 बच रहा है। देखो देखें, ये हो गया मेरे पास में पंक्ति और ये हो गया मेरे पास में स्तंभ। 2 5 3 2 यही बच रहा है। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना 6 से रिलेटेड पंक्ति, 6 से रिलेटेड स्तंभ गया, 2 3 5 2 बच गया। जैसे अपन सारणी का मान भी जैसे निकाल देते हैं। अब इसको सोल्व कर लो आसान तरीके से बिल्कुल। इन दोनों को गुणा, ये हो गया 4, इन दोनों को गुणा, माइनस का हो गया 15, तो माइनस का कितना चुका है भाई? 11। ठीक है, चलो और अगर पूछ लेता आपसे अवयव 5 की उपसारणी, अवयव 5 की उपसारणी, अवयव 5 में 2 आ गए तो फिर लिखेगा, ऐसे नहीं बोलेगा सीधा अवयव 5 की उपसारणी को लिखेगा। अवयव 5 है और वो मान लो लिख दे आपके 31 वाला, A31, अवयव A31 या 5 की उपसारणी की उपसारणी। ठीक है भाई, ऐसे प्रॉपर 5 में लिखेगा, फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, निकालना किसका अपने को, तो वो प्रॉपर जानकारी देगा, इतना घबराओ मत। अवयव A31 की उपसारणी लिखेंगे क्या? M31। बताओ देखिए क्या होने वाला, M31। तो M31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ बचना क्या है? 3 -1 5 6। देख लो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 -1 5 6, कैलकुलेशन आसान है। 6 3 18 हो गए, माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया? 5 18 5 कितना होता है मेरे पास में? 23 होता है। और ये किसकी उपसारणी आ चुकी है? 5 की उपसारणी, जिसे हम क्या लिखने वाले हैं? M31 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इनको भी कॉपी करो, देखिए 3x3 वाले में एग्जांपल के तौर पर। ये अपन क्या सीख चुके हैं भाई? उपसारणिक निकालना। उपसारणिक निकालने में कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? हमेशा ध्यान रखना उस पंक्ति उससे रिलेटेड स्तंभ को छोड़ना है, बाकी जो सारणी बचे उसको लिखना है और फिर उसकी कैलकुलेशन करनी है। बाई चांस कभी जीरो की पूछ ले आपको, जीरो की, तो ऐसा मत समझ लेना जीरो की जीरो हो जाएगी। अब अगर आपसे जीरो की पूछ ले, यहीं पे बता देता हूं, कोई सारणी लिख देता हूं मैं, सारणी में 2 3 0 5 -1 2 0 0 में देखो 2 5 6 लिख दो। और आपसे पूछ ले इस अवयव जीरो की उपसारणी बताओ, इस जीरो की उपसारणी अवयव जीरो की उपसारणी अगर आपसे पूछ ले तो क्या करना है? सोचो, अवयव जीरो की उपसारणी पूछ ले, पहले तो ढूंढो अवयव जीरो कौन सा है, कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में आ रहा है। तो मैं अगर डिटेल देखूं तो ये पहली पंक्ति और कौन से स्तंभ में है भाई? तीसरे स्तंभ में। डिटेल देख लो, A13 है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इससे रिलेटेड पंक्ति स्तंभ को गायब करूं तो बचना क्या है? 5 2 -1 क्या बचना है? 5 बचना है। अब अगर इनकी मैं कैलकुलेशन कर लूं तो क्या होने वाला है मेरे पास में? 25, और ये कितना होने वाला है? 2, और कितना आने वाला है मेरे पास में? 27। कहने का तात्पर्य ये हुआ, अवयव अगर जीरो की भी उपसारणी पूछे तो कोई ना कोई उपसारणी प्राप्त होगी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और तो एक चीज ध्यान रखना कि जीरो की उपसारणी गलती से भी जीरो मत लिख देना, क्योंकि अपने को फील आता अच्छा जीरो है तो सीधी जीरो लिखो ना, 5 है तो 5, ऐसा नहीं करना है। उपसारणी के लिए वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एलिमेंट की अगर उपसारणी निकालनी है तो उससे रिलेटेड पंक्ति देख लो, उससे रिलेटेड स्तंभ देख लो, उन दोनों को छोड़ दो, जो सारणी बचे उसको लिख दो, उसकी कैलकुलेशन कर लो, पर वही मेरे पास में क्या प्राप्त होने वाला है? उप सारणी का। और उप सारणी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? MI से निरूपित किया जाता है। ये ध्यान रखना अपने पास में। तो ये होता है अपने पास में किससे रिलेटेड टॉपिक? उप सारणी से रिलेटेड टॉपिक। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं भाई सेखंड क्या होता है। एक होता है सेखंड, एक होता है सेखंडज। एक होता है अपने पास में सेखंड कोफैक्टर, एक होता है सेखंडज एडजॉइंट। दोनों में फर्क है। ये तो हो गया मेरे पास में कोफैक्टर और ये होता है मेरे पास में एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए कोई सा भी पूछ सकता है, वो तो मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा, ए का बी का सी का किसका पूछा है। ये क्या लिखा हुआ है? कोफैक्टर मतलब सेखंड। एडजॉइंट की हम सेखंड पढ़ने के बाद में जाने वाले हैं, होता कुछ नहीं है सेखंड। सेखंड ज्ञात हो गए तो सेखंडज ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। तीनों देखो अपने एक दूसरे से संबंधित है। उपसारणी सबसे पहले पढ़ा हमने, ठीक है। उपसारणी से हम जाने वाले हैं सेखंड पर। सेखंड जैसे ही अपने को क्लियर हो जाएगा हम किस पर जाने वाले हैं? सेखंडज पर। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब उपसारणी पढ़े बिना सेखंड में नहीं जाएंगे, सेखंड बिना पढ़ा सेखंडज में नहीं जाएंगे। तीनों एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं, को रिलेशन है इन तीनों का। तो उप सारणी तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम किस पर आ रहा हूं भाई, सेखंड पर आ रहा हूं। तो क्या होगा सेखंड, देखो देखो सेखंड, या बोल सकते हैं अपन कोफैक्टर। क्या होता है सेखंड, अगर आपने उप सारणी निकालना सीख गया तो सेखंड निकालना बिल्कुल आसान है। अवयव ए आई जे, अवयव प्लस माइनस चिन्ह मैंने पहले बता दिया था, अवयव ए आई जे का सेखंड, अवयव ए आई जे का सेखंड ए आई जे होता है, कैपिटल ए आई जे होता है जहां, बस क्लियर हो चुका, जहां ए आई जे बराबर देखना माइनस का 1 की पावर आई प्लस जे, और यहां लिखने वाला हूं एम आई जे। क्लियर हुआ क्या? अवयव ए आई जे का सेकंड कैपिटल ए आई जे होता है जहां कैपिटल ए आई जे बराबर होगा -1 की पावर आई प्लस जे, और गुणा में क्या आने वाला है एम आई जे। तो अगर किसी दिन आपसे पूछ ले बताओ 1 2 का सॉरी सेकंड क्या होगा, 1 2 का सेकंड, तो क्या सूत्र बनने वाला 1 2 का सेकंड मेरे पास में, कैपिटल ए सॉरी कैपिटल ए 1 2 बराबर बराबर क्या होगा, -1 की पावर आई की जगह 1 जे की जगह 2 और एम 1 2। एम 1 2 का तात्पर्य बताओ क्या होता है, एम 1 2 का तात्पर्य होता है उप सारणी के। तो यहां लिख लेता हूं, तथा जहां एम आई जे बराबर क्या है मेरे पास में, ए आई जे की उप सारणी, ए आई जे की मेरे पास में क्या है उप सारणी, और ए आई जे का तात्पर्य क्या है सेकंड है। किसका सेकंड है, ए आई जे का। सेकंड क्या होता है, ए आई जे कैपिटल ए आई जे, जब कैपिटल ए आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, जब एम आई जे बराबर ए आई जे की क्या है मेरे पास में उप सारणी के। पहले इसको कॉपी करो आप, फिर कुछ एग्जांपल करेंगे ना तो अपना शानदार वाला क्लियर हो जाएगा। देखो देखिए, इसको कॉपी कर लिया, या पहले मैं 2 बाई 2 का एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने। एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लिख देता हूं, 2 3 1 5, ठीक है। इसमें अवयव 2 का सेकंड, अवयव 2 का कौन सा खंड निकाल रहे हैं अपन, अवयव 2 का सेकंड निकाल रहे हैं। अवयव 2 का सेकंड की अगर मैं बात करूं तो क्या आने वाला है सोचो, अवयव 2 से रिलेटेड पहले तो क्या सवाल बोलो, क्या लिखूंगा, अवयव 2 है कौन, ये अवयव 2 बोले तो कौन है 1 1, तो क्या लिखूंगा ए 1 1, क्या होता है ए आई जे बराबर आ जाओ -1 की पावर आई जे मतलब 1 प्लस क्या लिखना 1, ठीक है काम खत्म हो गया। आगे क्या लिखना एम आई जे, एम आई जे से तात्पर्य उप सारणी। अब बताओ 2 की उप सारणी कैसे ज्ञात होगी, 2 से रिलेटेड पंक्ति 2 से रिलेटेड स्तंभ, बचेगा कौन 5, तो ये क्या जाएगा 5, तो ए 1 1 बराबर माइनस की पावर 2 हो जाएगा गुणा में 5 हो जाएगा, और ए 1 1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 5। कहने का तात्पर्य सेकंड से बेटर अगर हम पहले उप सारणी निकाल दे तो अपना काम आसान हो जाएगा। जैसे इस सवाल को पूरा ही देख लेना आप, इसको यहां से कर देता हूं मैं, अब पूरा ही वापस देखो सवाल को। क्या यदि अपने को लिख के दे दे 2 3 1 5, सबसे पहले तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं उप सारणी एम 1 1 बराबर, तो क्या मतलब है पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कौन है 2, तो इसकी उप सारणी क्या कौन गया ये गया ये गया, क्या बचेगा 5। इसका समझ आना मतलब क्या है, A11 की उप सारणिक है, और A11 की उप सारणिक पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 5। M12 का बता दो कौन है 3, ये गया 1 बचेगा। M21 का बता दो क्या आएगा, ये गया 3 बचेगा। और M22 का बता दो मेरे पास में कितना आना है 2, ये गया और ये गया, ठीक है। अब नाउ A11 का तात्पर्य बताओ, A11 का क्या मतलब है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कौन है 2, उसका क्या निकाल रहे हैं उसके खंड, सेकंड को किससे दर्शाया जाता है ए आई जे से, तो क्या लिखने वाला हूं बराबर -1 की पावर आई प्लस जे बोले तो 1 + 1, आगे M11, तो क्या आएगा A11 बराबर, ये सम हो गया, M11 का मान बोलो 5 आ गया, कोई तकलीफ नहीं आई यहां तक। तो अब आगे देखो, देखिए A11 आ गया, A12 की अगर हम बात करें तो बोलो -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2, आगे देखो देखिए M12 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा M12,
तो देखो देखिए -1 की पावर हो गया 3, m12 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1 है, तो ये माइनस का क्या बन चुका है 1 बन चुका है। आगे आ जाओ a21 पर, ठीक है भाई, -1 की पावर 2 + 1 और आगे m21, m21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में जो अवयव है उसकी उपसारणी है, कितनी है, ये हो गया माइनस का चिन्ह, और m21 की वैल्यू कितनी है 3 है। और a22 की अगर मैं बात करूं तो -1 की पावर 2 + 2 और m22, ये तो हो गया प्लस का चिन्ह, और m22 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 2 है, ये आ चुका है a22 का मान। ये हो गया भाई अपने पास में माइनर, और क्या हो चुका है कोफैक्टर, कितने बाय कितने के लिए 2/2 के लिए। ये कॉपी करो, देखिए फिर 3/3 का उदाहरण लेते हैं। ठीक है भाई, अब 3/3 का एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, और फिर उसमें दो थ्योरम बनाने वाले हैं। पहले 3/3 का एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल, 1 2 3 2 -1 5 5 1 2 0, ठीक है भाई। हाँ, 1 2 3 2 -1 5 1 2 0। इस उदाहरण से बहुत ज्यादा चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। पहली चीज, यहां से हम माइनर कोफैक्टर निकालना साथ में सीखेंगे, प्लस इनके अलावा दो थ्योरम है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अपन 4.3 का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और कल हम सीधा 4.3 पर पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले सारी चीजें सुन लेना। सबसे पहले इसमें मेरे को क्या क्या निकालना, एक तो उपसारणी, प्रत्येक अवयव का उपसारणी, प्रत्येक अवयव का उपसारित और सेकंड, और क्या निकालना है मेरे को सेकंड, प्रत्येक अवयव के उपसारित और क्या निकालना है सेकंड। तो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले a11 a11 बराबर 1 की उपसारणी, a11 बराबर 1 की उपसारणी। सबसे पहले 1 से स्टार्ट कर दिया, किससे दर्शाएंगे m11 से दिखाएंगे। तो उपसारणी से तात्पर्य बताओ क्या मतलब है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो, क्या प्राप्त हो रहा है -1 2 5 0 बढ़ रहा है क्या मेरे पास में, इसको सोल्व कर लो। ये हो गया 0 और ये हो गया -10। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। a12 बराबर 2 की उपसारणी, a12 बराबर 2 की उपसारणी। सबसे पहले हम उपसारणी वाला काम कर रहे हैं, इसको किससे दर्शाने वाला हूं m12 से, बराबर बोलो देखिए m12 कौन है एलिमेंट अपने पास में 2 है, इससे रिलेटेड ये गई मेरे पास में पंक्ति, इससे रिलेटेड ये गया मेरे पास में स्तंभ। तो बचना क्या है, बचना है मेरे पास में 2 1 5 0, 2 1 5 0 बनना है। ठीक है भाई, 2 1 5 0 सोल्व करो देखिए इसको। ये 2 गुणा 0 0 हो गया, ये माइनस का क्या बन चुका है 5 बन चुका है। 2/2 को सरल करना काफी तरीके से हम सीख चुके हैं। आगे आ जाओ, अब आगे लिख देता हूं a13 बराबर कितना है मेरे पास में 3 की उपसारणी। ठीक है भाई, बोलो क्या होने वाली है m13। ठीक है भाई, बराबर का क्या आएगा बताओ देखिए m13। तो इससे रिलेटेड पहले तो पंक्ति सोच लो, इससे रिलेटेड ये रही मेरे पास में पंक्ति, इससे रिलेटेड ये रहा मेरे पास में स्तंभ। ठीक है, अब क्या क्या बचेगा, 2 - 1 1 2, 2 - 1 2 - 1 1 2। ठीक है भाई, सोल्व कर लो इसको। 2 हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर में क्या हो चुका है मेरे पास में 5। आगे चले फिर, अब आ जाते हैं a21 बराबर बोलो देखिए, ये रहा a21 बराबर कितना है 2, a21 बराबर 2 की उपसारणी की डिस्कस कर लेते हैं। क्या आएगा a21, ये रहा a21, देखो देखिए इससे रिलेटेड ये रही मेरे पास में पंक्ति, इससे रिलेटेड ये रहा मेरे पास में क्या भाई स्तंभ, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये गई पंक्ति, ये गया स्तंभ, 2 3 2 0। अभी हमने 3 का निकाला था, तो ये गया था, ये गया था, 2 - 1 1 2 बचा था। अब इसमें ये पंक्ति ये स्तंभ गया, तो बचना मेरे पास में क्या है 2 2 3 0। तो क्या बचना पड़ा, देखो देखिए क्या लिखूंगा इसको, m21 बराबर ये स्थानिक, ये गया, ये गया 2 2 3 0 2 2 3 0। तो देखो देखिए गुणा 2 0 0 और ये हो गया माइनस का 6। ठीक है भाई, ये अपना आ चुका है 2 1 तक पहुंच चुके हैं। आगे चलते हैं, फिर इसको इधर कर देता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, यही आ रहा है अभी तो हाल फिलहाल जगह है ना। आगे अब किसकी बारी है, 2 2 बराबर बोलो कौन है मेरे पास में -1
की क्या लगानी है मेरे को, उपसारणिक, -1 की उपसारणिक। बोलो देखिए क्या होने वाला है, m क्या होने वाला है 2 2 बराबर का चिन्ह, ये सारणिक किसको छोड़ना है, -1 से रिलेटेड। ये गई पंक्ति, ये गया स्तंभ, 1 1 और क्या बचना है 3 0। सोल्व करो देखें, ये 0 हो गया, ये माइनस का 3 आ गया। अब a23 बराबर, बोलो a23 बराबर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 है कि उपसारणिक ले रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा m23 बराबर, बोलो देखिए m23 से तात्पर्य दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गया 1 1 2 2। ठीक है भाई, क्या बचना है 2 -2 क्या होना है मेरे पास में 0 होना है। ये आ चुका है 2 3 तक। आगे आ जाओ, फिर अब आगे आ जाओ, a31 बराबर कितना है 1 की उपसारणिक, की उपसारणिक क्या होनी है उपसारणिक बराबर, सोचो देखें क्या लिखने वाला हूं m31। सोचो, ये गई इसकी पंक्ति, ये गया स्तंभ 2 -1 3 5, 2 -1 3 5। सोल्व कर लो इसको चाहो तो यहीं पर, ये हो गया 10 10 और 3 कितना हो गया मेरे पास 13, 10 और ये 3 कितना हो चुका मेरे पास में 13। ठीक है, आगे आ जाओ, a32 बराबर, बोलो क्या है मेरे पास में 2 की क्या निकालनी है मेरे को उपसारणिक। तो क्या लिखने वाला हूं m32 बराबर, इससे रिलेटेड पंक्ति तो यही थी, स्तंभ ये गया तो क्या बचेगा 1 2 1 2 और क्या आना है 3 5। ठीक है, सोल्व करो यहीं पर देखिए इसको, ये हो गया 5 और माइनस का 6, माइनस का क्या बच चुका है 1। ठीक है भाई, अब आ जाओ लास्ट, a33 बराबर 0 की क्या लेनी है मेरे को उपसारणिक m33 बराबर, बनाओ देखिए सारणिक, इससे रिलेटेड पंक्ति इससे रिलेटेड स्तंभ 1 2 2 -1 1 2 और क्या आएगा 2 -1। तो क्या बना, ये -1 और ये माइनस का 4 क्या बनेगा मेरे पास में माइनस का 5। सीधा सीधा हो गया, -1 -4 -5। चलो, सबसे पहला अपने को अवयव का उपसारणिक निकालना था, उपसारणिक हम सब अवयव की निकाल चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, सेकंड निकालना है। सेकंड बच्चों बिल्कुल आसान है, यहीं पर देख लेना सेकंड। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो प्रत्येक अवयव का मेरे को सेकंड चाहिएगा, उसमें हम अलग अलग अवयवों को निकालने की ट्राई करेंगे अपन। तो देखो 1 2 3 2 -1 5 1 2 0। तो सेकंड सबसे पहले अगर मैं बात करूं a11 बराबर कितना है मेरे पास में 1 का सेकंड, क्या लिखूंगा बराबर, बोलो देखिए a11 लिखना है मेरे को। अब a11 लिख दिया तो आगे क्या आना है -1 की पावर i प्लस दे बोले तो 1 + 1 और आगे क्या आएगा m11। ठीक है भाई, अब सारी वैल्यू पता है, केवल प्लस माइनस चिन्हों की बात रहती है यहाँ पर। तो a11 बराबर बताओ देखिए, ये हो गया +3, m11 का मान यहां से उठा लो, कितना है मेरे पास में -10। ठीक है भाई, आगे आगे क्या लिखने वाला हूं a12 बराबर, बोलो क्या है मेरे पास में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना है मेरे पास में 2 का क्या निकाल रहा हूं मैं सेकंड, और उसको a12 लिखने वाला हूं। चिन्ह बोलो -1 की पावर 1 + 2 और m12, ये हो गया माइनस का चिन्ह ऑलरेडी, और m12 की वैल्यू बोलो कितनी है मेरे पास में माइनस की 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस का कितना बनना है 5 बनना है। अब आप तो एक विधम रखो, क्या सबसे पहले किसका चिन्ह लगाना आपको, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस खत्म होगी कहानी। क्या सबसे पहले मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, देख लो आप, घात समवर्ती तो प्लस, विषम वर्ती तो माइनस, आगे क्या लगाऊंगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से। तो बताओ देखें a13 बराबर क्या आएगा, चिन्ह अपनी ओर से देखो, a13 बराबर m13 लिखना, m13 की वैल्यू 5, अपनी ओर से चिन्ह प्लस प्लस है, 21 बोल दो 21 की वैल्यू बोलो, m21 की वैल्यू -6, अपनी ओर से चिन्ह कौन सा है माइनस का, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 6, और छोटा कर देते इसको एक बार। ठीक है, अब आगे देखो, देखिए सबकी वैल्यू आ रही है धीरे धीरे अपने पास में, 21 की वैल्यू आ चुकी है। आगे अगर मैं बात करूं 2 की वैल्यू की, तो वापस अगर समझना चाहिए तो -1 की पावर 2 + 2 और क्या आएगा m22। अब -1 की पावर 2 + 2 तो +3 अपनी ओर से, तो और m22 की वैल्यू ढूंढ लो, m22 की वैल्यू है -3 और अपनी ओर से चिन्ह किसका प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आ जाओ, फिर आगे a22 आ गया अपने पास, फिर क्या लिखने वाला हूं a23 बराबर कौन है a22 आ गया, a23 बराबर कितना है मेरे पास में 5 की उपसारणी, 5 की उपसारणी। अब क्या निकाल रहा हूं मैं सेकंड, किससे दर्शाने वाला हूं मैं a23 से, बराबर बोलो -1 की पावर 2 + 3
और यह क्या आने वाला है m23। ठीक है भाई, -1/2 + 3 और क्या आ चुका है m2 + 3। अब सोल्व करें अगर हम इसको, देखो चिन्ह पहली बताओ m23 की वैल्यू, m23 की वैल्यू है 0, चलो 0 लगा दी। अपनी ओर से चिन्ह कौन सा देना है, यहां से जो अगर दिख रहा तो आपको कौन सा चिन्ह देना, अपने को ओर से माइनस का चिन्ह देना है। अब 0 के प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ, अब मैं सीधा लिखूं अगर किसी दिन a31 तो इसका तात्पर्य सुनना, a31 का मतलब है तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से रिलेटेड अवयव जो एक है उसका मैं क्या निकाल रहा हूं भाई, सेकंड निकाल रहे हैं। तो बताओ क्या आने वाला है, सेकंड। तो यहां से देखो ये गया और ये गया मेरे पास में, मतलब माइनस प्लस का चिन्ह से ये माइनस का चिन्ह 3 + 1 होगा और m31 आना है। ये प्लस का चिन्ह देगा अपने को, m31 होगा। m31 की वैल्यू कहीं हमने निकाली है 13 आई है अपने पास। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, a32 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a32 से तात्पर्य चिन्ह पहले डिसाइड कर लो, माइनस चिन्ह अपनी ओर से माइनस चिन्ह। अब m32 की वैल्यू, m32 की वैल्यू ऑलरेडी -1 है तो चिन्ह किसका, प्लस का। और a33 की अगर मैं बात करूं अपनी ओर से प्लस चिन्ह जाएगा और a33 की वैल्यू कितनी है, -5, जो माइनस की ही रहनी है। तो ये आ चुका है अपने अवयव से रिलेटेड सेकंड, और क्या आ चुके हैं भाई, उपसारणी। प्रत्येक अवयव से हमने सेकंड निकाल लिया और क्या निकाल चुके हैं, उपसारणी। पहले इसको कॉपी करो, देखिए आप देखो, देखिए काम की चीज यहाँ पर भाई ना। चलो ये काम आने वाला है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, आपको नहीं दिखेगा तो मैं बता दूंगा कौन सी वैल्यू मैंने काम में ली। ठीक है भाई, यहाँ से कर पाऊंगा ना। देखो मेरे पास सारणी क्या थी, वापस लिख रहा हूं, 1 2 3 2 -1 5 और 1 2 0 थी भाई ना। अब इसको डेल बराबर लिख सकते हैं अपन, तो सारणी को डेल लिख सकते हैं अपन, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिख सकते हैं अपन, और मापांक का चिन्ह लगा के भी आई लिख सकते हैं। अब इसकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, किसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। देखो इसमें 0 दिख रहा तो मैं तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दूंगा, वरना चलो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। ठीक है भाई, क्या होने वाला है, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। सबसे पहले मेरे को कौन दिख रहा है, ए। ठीक है, तो बढ़ाओ, देखिए सारी ए को छोड़ के, तो ए ये गया माइनस का 1 2 5 0 आ गया, जो प्लस माइनस प्लस दिख चुके हैं, तो माइनस का 2 बढ़ाओ, देखिए 2 1 5 0। ठीक है भाई, फिर लास्ट में 3, क्या बचना है बताओ, देखिए ये गया 2 -1 1 2। ठीक है भाई, आ जाओ सोल्व करो। देखिए इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, ये मेरे पास माइनस का 1 है, ये मेरे पास माइनस का 1 नहीं, ये तो अच्छा ये -1 है। ठीक है, सोल्व करो, देखिए ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 10। ठीक है भाई, ये माइनस का 2 है, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 5। ठीक है भाई, ये प्लस का 3 है, ये हो गया 4 और ये हो गया मेरे पास में 1, 5 बन जाएगा आगे। तो -10 ये हो गया प्लस का 10, माइनस माइनस प्लस 10, और ये हो गया 5 और 3 कितना हो गया 15। उत्तर कितना आ गया 15। सारणी की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में, 15 आ चुकी है। ठीक है भाई, अब एक काम करो, सारणी की वैल्यू निकाल ली, अब जो मैं पूछ रहा हूं वो वैल्यू निकाल देना आपको। a11 को a11 से गुणा करना, प्लस a12 को a12 से गुणा करना, प्लस a13 को a13 से गुणा करना। कहने का तात्पर्य सुनना, ये जो ए अपन 1 अवयव है इसका सेकंड साथ में लिखा है, 1 2 का सेकंड साथ में लिखा है, 1 3 का सेकंड साथ में लिखा है, मतलब पहली पंक्ति के छह खंडों को उन्हीं के अवयवों से मैंने गुणा किया है। तो देखो देखिए क्या प्राप्त होने वाला है। a11 की वैल्यू बोलो 1 है, a11 की वैल्यू हमने निकाली थी, कहां निकाली थी, माइनस की 10 आई थी। ठीक है भाई, चलो प्लस का चिन्ह, a12 की वैल्यू 2 है, a12 की कैपिटल की वैल्यू हमने निकाली है वो 5 है अपने पास में। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। उसके बाद में मैं बात करूं a13 की, a13 की वैल्यू यहां पर है 3 और कैपिटल a13 की हमने वैल्यू निकाली थी, वो आई थी मेरे पास में 5। सोल्व करें, ये हो गया -10, ये हो गया +10 और ये हो गया 15। उत्तर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, कितना उत्तर आ रहा है, 15 उत्तर आ रहा है। तो देखो इधर भी डेल का मान 15, इधर भी कितना आ रहा है 15। एक काम और करो, यहाँ एक काम और करो। ठीक है, ये याद रखना भाई ना, एक काम और जो मैं बता रहा हूं वो करने वाले थे। एक मिनट, एक काम और करने वाले हैं, वो काम देख लेने है ना। एक ये काम करना, देखिए a11 a11 a21 a21
A31 सॉरी A31 और A31 इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, A11 की वैल्यू अपन ने निकाली थी कितनी, A11 की वैल्यू दे रखी है 1 है, कैपिटल A11 की वैल्यू -10 है, प्लस A21 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, A21 की वैल्यू है मेरे पास में 2, और A21 कैपिटल A21 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A21 की वैल्यू है अपने पास में 6, ठीक है भाई, प्लस A13 की वैल्यू 1 दे रखी है, और A31 की वैल्यू 1 है, यहां से A31 की वैल्यू 13 आई थी अपने पास, ठीक है, सोल्व करते हैं, -10 + 12 + 13, ठीक है भाई, तो माइनस ये 2 हो गया प्लस का 13 हो गया, मेरे पास में कितना बच गया है 15। क्या ये भी सारणी का मान आ चुका है क्या, इधर भी सारणी का मान आया था, इधर भी सारणी का मान आया था, और मेरी एक थ्योरम क्लिक करने लगी थी, क्या किया, पहली पंक्ति के अवयवों को उन्हीं के शेषखंड से गुणा किया तो सारणी का मान प्राप्त हुआ, समझ, पहले स्तंभ के अवयवों को उन्हीं के शेषखंडों से गुणा किया तो भी सारणी का मान प्राप्त हो रहा था, पहली पंक्ति के शेषखंडों को उन्हीं के अवयवों से गुणा किया तो सारणी का मान प्राप्त, पहले स्तंभ के अवयवों को उन्हीं के शेषखंडों से गुणा तो भी सारणी का मान प्राप्त, तो आगे क्रम बढ़ता जाएगा। अगर किसी दिन मैंने दूसरी पंक्ति के अवयवों को उन्हीं के शेषखंडों से गुणा कर दिया तो भी सारणी का मान प्राप्त, कहने का तात्पर्य यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उन्हीं के शेषखंडों से गुणा किया और जोड़ा जाता है, गुणा करके जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो सारणी का मान प्राप्त होता है। तो नोट लगा के मैं एक चीज लिख रहा हूं, नोट, यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उन्हीं के शेषखंडों से गुणा करके, सारणी में पंक्ति या स्तंभ के शेषखंडों को उन्हीं पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उन्हीं के शेषखंडों से गुणा करके जोड़ने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है, जोड़ने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है, कहने का तात्पर्य डेल बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ए आई जे, यहां पर क्या आएगा अपने पास में, एक मिनट, ए आई जे यहां पर क्या आएगा, ए आई जे, समझ गए होंगे। अब 1 1 है, 1 1 आ जाएगा, 1 2 है, वैसे अब इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखने की ट्राई करूं तो क्या होने वाला है मेरे पास में, डेल बराबर क्या क्या हो जाएगा, देखो देखिए, A11 बराबर A11 प्लस A12, पहली पंक्ति, पहले पंक्ति को उन्हीं के शेषखंडों से गुणा कर रहा हूं, 1 3 1 3, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, एक मिनट, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्लस दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। और क्या लिख सकते हैं अपन, स्तंभ में अगर बात कर रहा हूं तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला। कहने का मतलब पहली पंक्ति की डिटेल में पहली पंक्ति स्तंभ चल रहा है, फिर इसमें दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, और अपने पास में सॉरी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ चल रहा है इसमें। तो अगर किसी पंक्ति को उन्हीं के शेषखंडों से गुणा करके जोड़े तो क्या प्राप्त होता है, सारणी का मान प्राप्त होता है। अब एक गुणधर्म और देखना है, वो क्या गुणधर्म है, अब एक काम करो, A11 को आप गुणा करो A21 से, ठीक है, A12 को गुणा करो A22 से, ठीक है भाई, और A13 को गुणा करो A23 से, ठीक है, गुणा करते चलो। A11 की वैल्यू है मेरे पास में 1, ठीक है, A21 की वैल्यू अपन ने निकाल चुके, A21 की वैल्यू निकाल चुके 6, A12 की वैल्यू है -5, और A22 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, A22 की वैल्यू आई थी मेरे पास -3, प्लस A13 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं वो है 5, और A23 की अपन वैल्यू निकाल चुके हैं, A23 की वैल्यू आई है 0, सोल्व करें, 6 हो गया, और मेरे पास में
एक मिनट, वैल्यू तो सही लिखे ना हमने, A11 A21, ठीक है। ए पहली पंक्ति, दूसरी पहली पंक्ति, दूसरा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। A11 की वैल्यू 1 है मेरे पास में, और A21 की जो मेरे पास वैल्यू है, A21 की वैल्यू 6 है। उसके बाद में ये गड़बड़ दिख गया आपको, A12 की वैल्यू 2 है भैया, एक मिनट। A12 की जो वैल्यू है वो मेरे पास में 2 है, और A22 की जो वैल्यू है मेरे पास, A22 की वैल्यू -3 है, ठीक है। अब A13 की वैल्यू 3 है, A13 की वैल्यू 3 है, और मेरे पास में A23 की जो वैल्यू है, A23 की वैल्यू 0 है। तो ये 6 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, कितना बन चुका है भाई, 0 बन चुका है। एक उदाहरण से सीमित नहीं रखेंगे इसको, एक और उदाहरण कर लेते यहीं पर भाई, देखो एक और उदाहरण कर लेते हैं अपन। वो उदाहरण क्या है समझना भाई, देखो उस उदाहरण को, एक मिनट। ए कोई दूसरी दूसरी पंक्ति ले लेते हैं ना, चलो पहला स्तंभ ले लेते हैं, A11 और A21। अच्छा एक मिनट, पहला स्तंभ ले लें, इधर गुणा दूसरे स्तंभ के सेकंड से कर देते हैं, ठीक है। दूसरे स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और फिर दूसरी पंक्ति, एक मिनट गलत है ना। अपन को क्या करना है, पहले स्तंभ और दूसरे, पहले स्तंभ के अवयव लेने हैं और दूसरे स्तंभ के सेकंड लेने हैं, ठीक है ना। पहले स्तंभ के अवयव ले लो, क्या क्या, A11 प्लस A21 प्लस A31, ठीक है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, स्तंभ पहला। अब दूसरा स्तंभ की बात कर रहा हूं तो पंक्ति तो पहले पहली, दूसरा स्तंभ, ठीक है। पंक्ति मेरे पास में दूसरी, स्तंभ दूसरा, पंक्ति मेरे पास में तीसरी, स्तंभ मेरे पास में दूसरा, ठीक है भाई। अब इनको सोल्व करते हैं, मतलब पहली पंक्ति के अवयव लिए, दूसरी पंक्ति के सेकंड लिए, सोल्व करें। A11 की वैल्यू मेरे पास में 1, और A12 की जो वैल्यू है मेरे पास में है 5, प्लस A21 की जो वैल्यू है मेरे पास में, A21 की वैल्यू है -6, और A22 की जो वैल्यू है मेरे पास में, A22 की वैल्यू है -3, प्लस A31 की जो वैल्यू है मेरे पास में, A31 की वैल्यू है, स्मॉल A31 की वैल्यू है 1, और A32 की जो वैल्यू है मेरे पास में है 1। सोल्व करो देखिए इसको, इधर देखना, ये हो गया 5, एक मिनट लिखने में और गलत लिख दिया आपने, A11 21 31 1 2 1 1, अच्छा 21 की वैल्यू पर लिख लिया, यहाँ पर 21 की वैल्यू ये -6 नहीं है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 है यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखो देखें, ये हो गया 5, वो हो गया -6, और वो हो गया +1, 5 1 6 -6 बोलो क्या हो रहा है, 0। तो गुणधर्म क्या बन रहा है वो सुनना, अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ के सेकंड से गुणा करें तो उनका जो योग प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, मेरे पास में 0 प्राप्त हो रहा है। वापिस सुनना, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उन्हीं के सेकंड से गुणा करें तो सारणी का मान प्राप्त होगा, और अन्य किन्हीं अवयवों के सेकंड से गुणा करें तो अपने को उनका योग कितना होने वाला है, मेरे पास में 0। तो ये थी नोट नंबर 2 के लिए लिख देता हूं मैं यहीं पर, नोट नंबर 2 लिख देते हैं भाई ना, ये पहला नोट था, ये दूसरा। यदि किसी सारणीकर में पंक्ति या क्या लिख सकता हूं मैं, स्तंभ के अवयवों को तो अन्य किसी पंक्ति, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अपने पास में, स्तंभ, यदि किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सेकंडों से गुणा करें तो उनका योगफल शून्य प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, शून्य, 0, शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। मैथमेटिकली लिखना चाहिए तो क्या देखो,
पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1, इसमें पहली पंक्ति चल रही थी, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ चल रहा था। दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला दूसरा तीसरा स्तंभ चल रहा था। ठीक है भाई, इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति स्तंभ पहला चल रहा था। गुना इन्हीं से किया था, इसमें मोटा लिखने वाला हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैं पहली पंक्ति की बात कर लेता हूं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनको मैं गुना कर देता हूं दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों से। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ प्लस दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इधर देखो, देखिए यही लिखा था अपन ने, देखो पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो अपन ने यहाँ पर भी वही लिखा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनका योग बोलो क्या प्राप्त होना है मेरे पास में 0। और स्तंभ की बात कर लेते हैं, जैसे आज मैं दूसरा स्तंभ ले लेता हूं। अब दूसरा स्तंभ ले लेता हूं, तो दूसरा स्तंभ की बात करूं तो पंक्ति पहली स्तंभ दूसरा, ठीक है, प्लस पंक्ति दूसरी स्तंभ दूसरा, ठीक है, प्लस पंक्ति तीसरी स्तंभ दूसरा। अब दूसरे स्तंभ को मैं ना तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों से गुणा कर देता हूं। तो यहां पर ये देखो दूसरा स्तंभ क्या होता है, क्या होता है दूसरा स्तंभ 1 2 2 2 2 3। अब इसको मैं किससे तीसरे से, तो ये क्या होगा अपने पास में a 1 3 2 3 और 3 3, इनसे सेकंडों से गुणा, तो क्या होने वाला मेरा a 1 3 a 2 3 और ये हो जाएगा मेरा a 3 3। ठीक है भाई, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनसे गुणा कर दिया, इनको इनसे गुणा कर दिया, इनका योग भी मेरे पास में क्या आने वाला है भाई 0। और ये दो नोट बिल्कुल शानदार नोट है, कंपटीशन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आपको एमएसएल वाले सवाल ठीक करने होते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनसे रिलेटेड हम एक्सरसाइज को आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।